जेल से बाहर आए हुए आजम खान को अभी चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन एक बार फिर आजम खान को बड़ा झटका लगा है और उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। अदालतों के जिन गलियारों की बदौलत 2 साल बाद आजम खान जेल में रहते हुए 10वीं बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, आज उसी अदालत के एक फैसले ने आजम खान के सियासी सफर पर विराम लगा दिया। तीन साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक मामले में आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये सजा सुनने के बाद आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में फैसले को लेकर तंज कस दिया। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तन्हा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके साथ। सियासत में आजम खान की पहचान ऐसे नेता के तौर पर है जो चुनावी मंच से अपने विरोधियों पर किसी भी तरह के जुबानी हमलों से नहीं चूकते हैं। ऐसे ही जहर बुझे बयानों के लिए आजम खान पर मुकदमे और नोटिस तो कई बार जारी हुए, लेकिन 2019 में चुनावी सभा में दी गई हेट स्पीच इस बार आजम खान के लिए भारी पड़ गई। हमने एक सत्य की लड़ाई लड़ी थी और ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें पहली सफलता आज हमें मिली है। उसमें जो अधिकतम तीनों धाराओं में जो सज़ा थी 3 साल, वो 3 साल की सज़ा इनको मिली है और मुझे आगे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने मुकदमे हैं उसमें हमें न्याय मिलेगा। अदालत से 3 साल की सजा मिलने के चंद मिनटों बाद ही आजम खान बेल मिलने के बाद जेल जाने से तो बच गए, लेकिन आज के फैसले के बाद आजम खान अब विधानसभा नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलते ही आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। अब इस आदेश के खिलाफ आजम खान की तरफ से ऊपरी अदालत में पैरवी की जाएगी। एबीपी गंगा से बातचीत में आजम के वकील ने इस बात की पुष्टि की। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में विद्वेष की भावना, सामाजिक विखंडन के कारण बने। तो आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना, उन्होंने कहा कि जो फैसला आया उसका हम सब सम्मान करते हैं, इस पर अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उस फैसले के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे। अभी फैसला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी हमारे पास आया नहीं है। तो आगे क्या हायर कोर्ट के लिए अब आप अपील करेंगे? फाइल करेंगे, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे, ये हमारा राइट है। तो आजम खान पर आए फैसले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कटाक्ष किया और कहा कि इस फैसले से अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगी। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में विद्वेष की भावना, सामाजिक विखंडन के कारण बने और दंगा फसाद हो, कुछ ऐसा हो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती खड़ी हो, ऐसे गाहे बहाए बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसे निर्णय से इन सब बयानबाजी पर रोक लग पाएगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आजम को हुई सजा पर ट्वीट किया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी को भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। तो उन्होंने लिखा, मोहम्मद आजम खान मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत है। आगे लिखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विचार अलग अलग हैं। केशव प्रसाद मौर्य आगे लिखते हैं कि तब भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। वहीं बलिया पहुंचे सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आजम पर आए फैसले को लेकर बयान दिया और कहा कि न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि होता है। देखिए, माननीय न्यायपालिका के किसी भी निर्णय पर मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूं। मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं, तो न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि होता है। जो भी उसका निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं।
आजम की विधायकी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब आजम की राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला है। हालांकि कानूनी जानकारों की माने तो अभी आजम खान के पास कुछ रास्ते बचे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8, 9 और 10 के अनुसार यदि हेट स्पीच में 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। यदि हाई कोर्ट जाते हैं और सेंटेंस सस्पेंड होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन कारगर नहीं रहेगा और जब तक हाई कोर्ट से फिर फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए यथास्थिति बनी रहेगी। एक तरफ आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के उस बयान पर नोटिस जारी किया जिसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 हजार मुस्लिम और यादव मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए अखिलेश से 10 नवंबर तक सबूत मांगे। वही हरियाणा के सूरजकुंड में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मंथन हो रहा है। गृह मंत्रालय की इस बैठक में यूपी की तरफ से सीएम योगी भी शामिल हुए क्योंकि यूपी का गृह मंत्रालय सीएम योगी के पास है। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशों के गृह मंत्रियों की मौजूदगी में यूपी की कानून व्यवस्था के योगी मॉडल के बारे में बताया, जहां वो यूपी में बीते 5.5 वर्षों में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की सफलता और इच्छा शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और अपराधियों की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जो पूरे देश के लिए उदाहरण बना, उसकी भी चर्चा की। मार्च 2017 से अक्टूबर 2022 तक यूपी पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की, सीएम ने ये भी जानकारी दी। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों के विरुद्ध रणनीति के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया। जो कानून व्यवस्था की चर्चा उत्तर प्रदेश में है उसकी चर्चा यहाँ पे भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में हो, तो उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी रखे जाएंगे, उनके उदाहरण भी यहाँ पे रखे जाएंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल डालने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे होने की संभावना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2 दिन के चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित 5 प्रण के लिए कार्य योजना तैयार करना है। गृह मंत्री के चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। गृह मंत्रियों के इस चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड से ABP गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ में भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का चंदौली में दिए बयान का विरोध तेज हो गया है। अब चंदौली के बसाड़ीपुर गांव में थानापुर इलाके में यादव समाज के लोगों ने दिनेश लाल यादव और निरहुआ का पुतला फूंक दिया और उनके बयान को सरासर गलत बताया। आजमगढ़ के सांसद का जो बयान आया है वो बेहद शर्मनाक बयान है और मैं समझता हूं कि जब व्यक्ति सांसद चुन लिया जाए और चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो कम से कम उसको सतही बयान देने के बजाय तथ्यों का आकलन कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के यादव समुदाय के लोगों ने पूज्य नेताजी में और जितने भी दलित, वंचित और हाशिए के पे जो समाज था, जो वर्ग था, उसने पूज्य नेताजी को, समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना है और वो अंत तक मानता रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जात की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की है। ये लड़ाई जो लोग हक के हाशिए पे खड़े हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक न्याय दिलाने की। और चलिए अब बात करते हैं डेंगू की। यूपी में डेंगू के बढ़ते डंक को लेकर सरकार एक्शन में है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ ही शहर के प्रमुख डॉक्टरों के साथ बैठक की और डेंगू मरीजों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई के अलावा जागरूकता अभियान चलाने को भी निर्देश उन्होंने दिया है। देखिए, डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाने हैं, वह उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने पूरा रिपोर्ट लिया, उस रिपोर्ट के हिसाब से
चाहे स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे बेली हो, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में सरकारी हॉस्पिटलों में भी बेड रिक्त हैं। सभी उच्च स्तरीय PGI लेवल की सुविधाएं हैं और जिनको डेंगू के कारण से कहीं आशंका होती है तो वह स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, बेली में भी जा सकते हैं, और जब यहाँ ऑप्शन ना मिले तो तब निजी नर्सिंग होम में जा कर के इलाज कराएं। बहुत सारे गरीब परिवार हैं, उनको कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा। और अखबार वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में पोषणीयता के तहत फैसला टल गया है। अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट 8 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल याचिका में ज्ञानवापी परिसर के अंदर हिंदुओं को प्रवेश और मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल केस की गंभीरता को देखते हुए फैसला टाल दिया है। पोषणीयता के बिंदु पर आज माननीय न्यायालय ने जो है आदेश देने के लिए थोड़ा बर्डनसम फील किया। उन्होंने कहा कि जो है इसमें कुछ रूलिंग्स और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दी गई हैं जिसको और देखना अभी बाकी है, तो इसलिए उन्होंने 8 तारीख की तिथि नियत की है माननीय न्यायालय ने, और 8 तारीख को जो है अग्रिम जो भी आदेश इस पर आना है पोषणीयता के बिंदु पर वो आ जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में घपलेबाजी को लेकर एक्शन की तैयारी है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि फिर से किसानों को DBT के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे। ये सही है कि पहले बीच में कुछ इस तरह से भुगतान हो रहे थे जो कंपनियों को सीधे भुगतान किए जा रहे थे DBT के बजाय, किसानों के बजाय, और मैंने वो पत्रावली मंगा करके उस पर हमने आदेश कर दिए हैं कि किसानों के अकाउंट में सीधे DBT के माध्यम से, चाहे बीज का पैसा हो, चाहे जिस रूप में हमारी सरकार का पैसा हो, DBT के माध्यम से सीधे किसान, चाहे किसान जिस बीज की आवश्यकता हो अथवा जिस उपकरण की आवश्यकता हो, जिस कंपनी से उचित समझते हैं उस कंपनी से वो खरीदें, इसके लिए किसान स्वतंत्र है। तो मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में ऐसी कोई गुंजाइश बनती है जिससे कि कोई भ्रष्टाचार का हमारे विभाग में कुछ चांसेस हों। और मैं समझता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार आज की तारीख में चल रही है वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही चल रही है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक बार फिर से PFI के खिलाफ खुलकर बयान दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आशंका जताई है कि PFI नए नाम से नया संगठन खड़ा कर सकता है। ऐसे में इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि सिमी पर बैन के बाद ही PFI का संगठन बना था। आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं और PFI पर बैन को लेकर उन्होंने भारत सरकार के फैसले का स्वागत भी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी को एक लेटर लिखा है। आज से 10 साल पहले सिमी बनाया गया और नाम चेंज होने करके फिर एक नया संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। तो गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नया संगठन कहीं वजूद में ना आ जाए। और अब बात सीतापुर की, जहां जिला अस्पताल में मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें स्टाफ नर्स की दबंगई देखी जा सकती है, जो एक महिला मरीज की चोटी पकड़कर उसे बेड पर जबरदस्ती खींच रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो 19 अक्टूबर का रात का बताया जा रहा है। और अब बात बहराइच की, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लैपटॉप खरीदने पहुंचे 2 लोगों ने हंगामा कर दिया। मामला नगर कोतवाल इलाके का है, जहां पर महिला और पुरुष ने पहले तो फर्जी दस्तावेज के जरिए लैपटॉप खरीदने की कोशिश की और फर्जीवाड़ा सामने आने पर दुकान के अंदर बवाल काट दिया। अब पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर इनकी तलाश शुरू कर दी है। तो बहराइच की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से महिला पुरुष पहुंचे थे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर लैपटॉप खरीदना चाह रहे थे और उसके बाद हंगामा हुआ। चारधाम यात्रियों के लिए आज का दिन बेहद ही भावुक कर देने वाला रहा। बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद किए गए, वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:09 पर बंद किए गए। कपाट बंद होने के समय की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तीर्थ यात्रियों को 6 महीने बाद ही बाबा के दर्शन मिल पाएंगे। भले
कपाट बंद होने के मौके पर कैसा था नजारा, ये हम आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 6 महीने के बंद हो गए हैं। वहीं एक तस्वीर में आप बाबा की उत्सव डोली को देख सकते हैं, जो इस मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भी मौजूद थे। मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था और हर हर महादेव के नारों के साथ कपाट को बंद किया गया। सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट बंद किए गए। अब 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है। 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने बाकी हैं। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। आज यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हुए। अब 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जिसके बाद सीजन के लिए 4 धाम यात्रा का विधिवत रूप से समापन हो जाएगा। तो देखिए 4 तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।